अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है। तो फाइनली एक अनदर वीक कंप्लीट हुआ। गोल्ड ने एक ज़बरदस्त लास्ट के जो फ्राइडे है उसमें एक अच्छा 30-35 डॉलर के आसपास का राइज आया। राइज आने की वजहें दो तीन हैं। सबसे पहले कल का जो मेजर डेटा था उस पर डिस्कस कर लेते हैं। नॉन फार्म पेरोल नंबर 3 लाख के आसपास आया, जो कि एक अच्छा नंबर था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग के 2 लाख 2.5 लाख के आसपास आएगा और गोल्ड प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे। लेकिन जो मेन एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग थोड़ा सा वो कम हो जाएगा। कम होने की जगह है वो बढ़ गया। इनफैक्ट 3.4% था, 3.6% हो गया। अब फेडरल रिजर्व वापस से कंफ्यूज हो जाएगा, बिकॉज इसी हफ्ते फेड चेयरमैन के ने अपनी टेस्टिमनी में कहा है कि जो जनवरी का नॉन फार्म पेरोल नंबर का डेटा था बहुत इनकरेजिंग था। इनफैक्ट वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को और थोड़ा सा ड्रॉप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस हफ्ते, और उसी के बेस पे उन्होंने बोला था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटने की उम्मीद है, ना कि बढ़ने की। इसलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा सकता है, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बट अनफॉर्चुनेटली अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटने की जगह बढ़ गया है, और वो भी 0.2% बढ़ा है। ऊपर से अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो एक बहुत बड़ा बैंक डिफ़ॉल्ट हो गया है। बैंक डिफ़ॉल्ट होने की जो प्रक्रिया थी, प्रक्रिया को मतलब क्या कह सकते हैं, अरेंजमेंट था, वो वेडनेसडे नाइट से शुरू हो गया था। प्रॉब्लम शुरू हो गई थी बैंक्स में। आई वॉज कीपिंग अ क्लोज बाय, बट फ्राइडे नाइट आते आते उसके अंदर बस्ट हुआ, और फ्राइडे नाइट को फाइनली बैंक दिवालिया घोषित कर दिया गया। अब आपको इस प्रॉब्लम का एक सिवियरिटी बता देता हूँ कि लेमन ब्रदर्स के बाद 2008 के बाद सबसे बड़ा बैंक है जो यूएस का, जो बस्ट हुआ है अभी। ये जो बैंक है, ये इसमें ऑर्डिनरी अमेरिकन का पैसा बहुत कम होता है, बट जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो यूनिकॉर्न्स होते हैं, उनका पैसा ज़्यादा होता है। यानी जो स्टार्टअप वाले होते हैं, ज़्यादा उन्हीं का पैसा इस बैंक में रखा जाता है। तो ज़्यादातर अमेरिकन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जो स्टार्टअप्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। फंड्स एक्ट, अगर आप स्टार्टअप का वर्ल्ड जानते हो तो आपको पता रहेगा कि आधे से ज़्यादा काम तो उनका लॉस में चलता है पहले काफ़ी साल। तो दे विल हैव प्रॉब्लम, कि उनको पेमेंट करने में प्रॉब्लम होगा, डे टू डे काम में प्रॉब्लम होगा। तो इट इज़ पॉसिबल कि अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते में हमें बहुत बड़ा ले ऑफ देखने को मिल जाए, वो भी स्टार्टअप्स की तरफ से। इस बैंक बहुत बड़ा था, नो डाउट, बट बैंक की जो एक स्पेशलाइजेशन है वो स्टार्टअप में थी, ना कि ऑर्डिनरी अमेरिकन का पैसा जैसे कि लीमन ब्रदर्स में था। उसको उसमें इस बैंक में, सिलिकॉन वैली बैंक में, अमेरिकन का, नॉर्मल अमेरिकन का पैसा 15 से 10% के आसपास है। 80 to 90% जो पैसा है उनका, वो स्टार्टअप्स का है। तो अब स्टार्टअप में अगर ले ऑफ शुरू होते हैं तो ऑफकोर्स इकोनॉमी में और प्रेशर आएगा। वैसे ही हमें 3.4% की जगह 3.6% देखने मिल गया है। वैसे आपको एक छोटा सा आइडिया दे दूं, अभी तक जो जनवरी फरवरी में जो ले ऑफ हुए थे, मार्च का हम काउंट नहीं कर रहे हैं, जनवरी फरवरी में 57 to 60,000 के आसपास आईटी सेक्टर में ले ऑफ हुए थे। आप सोचोगे इतने ज़्यादा ले ऑफ हो गए तो फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट फरवरी में इतना ऊपर कैसे था? बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन में और वेयर हाउस में तकरीबन 1.5 लाख जॉब्स और क्रिएट हुए हैं। जो जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट या फिर नॉन फार्म पेरोल नंबर्स का आता है, उसके साथ एक फाइन प्रिंट भी आता है, उसमें आपको पता चलता है कितने जॉब कहाँ गए हैं, कहाँ नहीं गए हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आने वाले दिनों में आपको वो फाइन प्रिंट भी दे दिया करूँ, ताकि आपको खुद आइडिया आ जाए कि कौन से सेक्टर में जॉब जा रहे हैं, कौन से सेक्टर में जॉब आ रहे हैं। इनफैक्ट अभी भी आप देखोगे तो कल के प्रिंट में देयर आर टू मैनी जॉब्स इन लॉजिस्टिकल, वेयर हाउस और मैन्युफैक्चरिंग। बाकी आईटी सेक्टर में ऑफ कोर्स, अब जब हमने बात कर ली है सिलिकॉन वैली बैंक की, वहाँ पे ले ऑफ शुरू हो जाएंगे। अब ये देखना है कि कितने सिवियर ले ऑफ होते हैं, बिकॉज 2-3 हफ्ते में तो, या एक महीने में तो पता चल ही जाएगा कि आने वाले दिनों में होने क्या वाला है। अगले हफ्ते इन्फ्लेशन के नंबर से अगेन अग्नि परीक्षा होगी मार्केट की। आजकल तो हर हफ्ते ही अग्नि परीक्षा हो रही है। कभी नॉन फार्म पेरोल नंबर होता है, कभी सीपीआई होता है, कभी पीपीआई होता है, कभी ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कभी टेस्टिमनी देने को ही आ जाता है। तो इट इज़ गेटिंग टफर एंड टफर डे बाई डे टू ट्रेड इन मार्केट। जब तक इन्फ्लेशन कूल डाउन नहीं हो जाती है या स्टेबलाइज नहीं हो जाती है, जब तक इंटरेस्ट रेट स्टेबलाइज नहीं हो जाते, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट
तो प्लीज़ आप स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिएगा। बाकी चार्ट पे चलते हैं, देख लेते हैं क्या क्या एक्शन हो सकता है नेक्स्ट वीक। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक करके वीडियो आगे देखिएगा। चलिए चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं अगले महीने अगले हफ्ते कौन कौन से एक्शन हो सकता है। ऑल राइट, ये है गोल्ड का चार्ट। पिछले हफ्ते गोल्ड तकरीबन मंडे ओपन हुआ था $1855 के आसपास। उसके बाद गोल्ड ने लोज बनाया 1800, वेडनेसडे को लो बनाया 1809 के आसपास और वापस से रिवर्स हो गया। अगर आपको याद हो तो हमारा $1790 का जो सपोर्ट है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बनाया था कि जब तक टूटेगा नहीं तब तक हम उसको सेलिंग मानेंगे नहीं। तो अगेन हमारा जो 1790 का सपोर्ट था वो बहुत काम आया। अनफॉर्चुनेटली वो सपोर्ट अब नहीं रहा है। 2 बार उसको जो मार्केट ने टेस्ट किया है तो सपोर्ट हैव चेंज। अभी सपोर्ट की बात करेंगे 1790 का सपोर्ट कहाँ पे आ गया है। बट आप देख सकते हो गोल्ड ने हाईएस्ट पॉइंट के आसपास अपनी जो है क्लोजिंग दी है और एक बहुत अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी ये। एक छोटा सा रेजिस्टेंस बाकी है गोल्ड के अंदर, ये वाला जो हाई बना था ये ब्रेक करना बाकी है और क्लोज होना बाकी है। इसके बाद गोल्ड का तांडव शुरू होगा बायर्स की तरफ, मतलब बायर्स बाइंग शुरू हो सकती है। अभी आने सारे ही चार्ट्स की बात अभी करते हैं, पहले देख लेते हैं अगले हफ्ते कौन कौन से मेजर डेटा है। डे लाइट सेविंग शुरू हो रही है तो इसका मतलब 7 बजे का जो डेटा है वो 6 बजे आना शुरू हो जाएगा। अब से संडे से ही शुरू हो रही है डे लाइट सेविंग, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद ट्यूसडे को क्लेमेंट काउंट चेंज है। इनका ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स कह सकते हैं आप, बट इनका मंथली है, यूएस का जो है वीकली रहता है। सीपीआई मंथली, सीपीआई ईयरली, कोर सीपीआई नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं ये ट्यूसडे के लिए। यही वाला फिनाले है, ये फाइनल मेजर डेटा है फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले का। तो लेट्स सी क्या नंबर्स आते हैं। अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि नंबर बढ़ के आएंगे, बिकॉज लास्ट टाइम अगर आपको पीपीआई याद हो तो काफ़ी बढ़ के आया था। वेडनेसडे जो है कोर पीपीआई नंबर्स है, रिटेल सेल्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, पीपीआई नंबर्स वापस से हैं, रिटेल सेल्स है वेडनेसडे। तो ट्यूसडे वेडनेसडे पूरा एक्शन पैक्ड है, 6 बजे का स्लॉट हमारा। उसके बाद थर्सडे आते हैं, थर्सडे को 6:45 बजे ईसीबी की जो है मॉनेटरी पॉलिसी है। उसके बाद आधे घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी, एक्सपेक्टिंग 50 से 75 बीपीएस का रेट हाइक, बिकॉज ईसीबी पे काफ़ी प्रेशर है अपना रेट बढ़ाने का। अब लेट्स सी वो बढ़ा पाते हैं कि नहीं बढ़ा पाते हैं। उसके बाद फ्राइडे है कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। तो ये है पूरा हफ्ता। सबसे ज़्यादा एक्शन ट्यूसडे के दिन है और वेडनेसडे के दिन है। बाकी कुछ भी रहेगा तो मैं आपको टेलीग्राम ट्विटर पे अपडेट कर ही दूंगा, दोनों का लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। बाकी लेवल्स जो कल अगर आपको याद हो तो जैसे ही मार्केट पॉजिटिव जोन में आया था तो मैंने आपको मार्केट कमेंट्री में बता दिया था। मार्केट कमेंट्री में आपको नए लेवल्स भी दिए थे, 1858 और $1836 चल रहा था गोल्ड जब मैंने आपको बताया था गोल्ड पॉजिटिव जोन में है। उसके बाद गोल्ड तकरीबन 1866 तक चला गया, यानी $30 का गेन्स आया मार्केट कमेंट्री के मैसेज के बाद। तो अगर आपने बाइंग नहीं की होगी तो कम से कम सेलिंग भी नहीं की होगी मार्केट कमेंट्री का मैसेज देखने के बाद। मार्केट कमेंट्री और पेड सिग्नल्स की जानकारी मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। तो अभी $1866 के आसपास चल रहा है। रेजिस्टेंस तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, 1790 1890-91 का। चलिए लिख के बता देता हूँ, 1895। इवन दो 1890-91 का ही ये कैंडल है, बट वॉलेटिलिटी इतनी है इसलिए 1895 के आसपास का रेजिस्टेंस मैंने आपको दिया। 1895 के ऊपर की क्लोजिंग का मतलब है वापस से 1950 की तरफ जाना। और अब जो हमारा 1790 का सपोर्ट है वो $1802 के आसपास का हो गया। $1802 के नीचे की क्लोजिंग का मतलब है 1802 और $1800 मान सकते हैं हम, बिकॉज 1800 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। 1802 और $1800 के नीचे की क्लोजिंग का मतलब है 1750 और $1700 जा सकता है। फिलहाल गोल्ड अभी भी वीक जोन में है तो ख्याल रखिएगा। वैसे गोल्ड के वीकली एमसीएक्स लेवल्स मार्केट कमेंट्री के टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने मिलेंगे। यह है चांदी, $20.54 के आसपास क्लोज हुई है।
अनफॉर्चुनेटली चांदी में एक वो जो तेजी वाला माहौल गोल्ड के अंदर था वो नहीं था। काफ़ी चांदी अंडर परफॉर्म कर रही है और चांदी को अंडर परफॉर्म करना ही है बिकॉज गोल्ड जो है वो एज अ सेफ हेवन भाग रहा है और चांदी के अंदर डबल प्रेशर डाउ जोन्स वगैरह की वजह से भी आ रहा है बिकॉज इट इज़ अ इंडस्ट्रियल मेटल एज वेल विद प्रेशियस मेटल। तो चलिए चांदी का रेजिस्टेंस और चांदी का सपोर्ट क्या है देख लेते हैं। चांदी का रेजिस्टेंस है $22 20 सेंट का, बहुत दूर है आई एग्री, बट इसकी रेंज ही इतनी बड़ी है कि आई कैन नॉट हेल्प इट। सपोर्ट है $19 10 सेंट का। ट्रेंड अभी भी वीक बना हुआ है तो रखिएगा ख्याल। चांदी के भी वीकली लेवल आपको मार्केट कमेंट्री के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। यह है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो काफ़ी महीनों से हमारा एक ही रेजिस्टेंस चल रहा है और अनफॉर्चुनेटली अभी भी वही रेजिस्टेंस हमारा बरकरार है। जब तक वो टूटेगा नहीं तब तक मार्केट में कुछ जोश आएगा नहीं और जब वो टूटा और मार्केट उसके ऊपर क्लोज हो गया तो फिर एक $90 और $100 तक भी क्रूड ऑयल प्राइसेस जा सकते हैं। तो प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा। 8250 इज काइंड ऑफ लक्ष्मण रेखा फॉर क्रूड ऑयल प्राइसेस। सपोर्ट है इसका $70 का। ट्रेंड इसका भी वीक है। इंटरेस्टिंग है ना ये, इतना ज़बरदस्त रेट, इतना ज़बरदस्त 2% के बावजूद गोल्ड प्राइसेस वीक जोन में है क्या कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट इट इज़। बाकी पेड सिग्नल्स और मार्केट कमेंट्री की जानकारी मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लाइव डेटा और ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल और ट्विटर पे दे देता हूँ। दोनों का लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। अब मिलेंगे मंडे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।